हेलो फ्रेंड, दिस इज शालिनी श्रीवास्तव। स्वागत है आपका टीचिंग लर्नर्स में। फ्रेंड्स, हम इस समय शिक्षण कौशल में जो है प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास पढ़ लिए हैं। हमने जो है हंटर आयोग तक पढ़ लिया था, हंटर कमीशन तक पढ़ लिया था। उसके आगे हम सीक्वेंस में ही चल रहे हैं। ओके, उसके आगे हम देखते हैं अब हंटर कमीशन के बाद क्या होगा कि लॉर्ड कर्जन भारत आएगा। लॉर्ड कर्जन ने क्या क्या किया? शिमला शिक्षा समझौता किया, विश्वविद्यालय आयोग बनाया, विश्वविद्यालय अधिनियम और नई शिक्षा नीति भी लाए थे। तो हम देख लेते हैं कर्जन का पूरा कौन कौन सा सम्मेलन था। बोर्ड पर हम लिख लेते हैं, फिर हम पढ़ते हैं। ओके, तो अब हम देखते हैं कर्जन का। ठीक है, कर्जन का जो कर्जन ने सारे शिमला शिक्षा सम्मेलन, विश्वविद्यालय आयोग और विश्वविद्यालय अधिनियम और कर्जन की शिक्षा नीति सारी कर्जन के कार्यकाल में हुआ था। अब हम बात करते हैं शिमला शिक्षा सम्मेलन जो 1901 में हुआ था। याद रखिएगा कब हुआ था? 1901 सितंबर में। ओके, ये चीज़ याद रखिएगा, ये पूछा जाता है। शिमला शिक्षा सम्मेलन 1901 में सितंबर में हुआ था। ओके, इसको जो है ये गोपनीय सम्मेलन था, इसलिए इसको गुप्त सम्मेलन कहा जाता है। क्या था ये? गोपनीय सम्मेलन था, गोपनीय सम्मेलन था, इसलिए इसको गुप्त सम्मेलन भी कहा जाता था। गुप्त सम्मेलन। ओके, इसको गुप्त सम्मेलन कहा जाता था। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि गुप्त सम्मेलन किसे कहते हैं। ठीक है, और इसमें जो था इन्होंने 152 प्रस्ताव पास किए थे लॉर्ड कर्जन ने। ठीक है, कर्जन ने 152 प्रस्ताव, इसकी अध्यक्षता कर्जन ने की थी शिमला शिक्षा समझौता की। याद रखिएगा। ओके, और इसमें क्या किया था? इन्होंने कोई भी भारतीय को शामिल नहीं किया था, कोई भी भारतीय शामिल नहीं था। ओके, कोई भी भारतीय शामिल नहीं था इसमें। ओके, और इन्होंने क्या कहा था? इन्होंने कहा था हम भारतीय शिक्षा के पुनर्गठन एवं सुधार से संबंधित इसमें विचार कर रहे हैं। तो हम एक बार और देख लेते हैं। शिमला शिक्षा सम्मेलन सन 1901 में किसके द्वारा लाया गया? कर्जन के द्वारा लाया गया। कर्जन मैं यहाँ लिख दूँ, कर्जन के द्वारा लाया गया, छूट गई है। ठीक है, कर्जन के द्वारा लाया गया। ठीक है, इसमें कहा गया ये एक गोपनीय सम्मेलन था, इसलिए गुप्त सम्मेलन कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। शिमला शिक्षा सम्मेलन का एक नाम और क्या था? गोपनीय सम्मेलन या गुप्त सम्मेलन। इसमें कर्जन ने क्या किए थे? 152 प्रस्ताव पास किए थे। इसमें इन्होंने किसी भी भारतीय को शामिल नहीं किया था। और उद्देश्य क्या बताया था? इन्होंने कहा था कि भारतीय शिक्षा के पुनर्गठन एवं सुधार से संबंधित हम विचार कर रहे हैं। ओके, इन्होंने कहा था कि इसमें जो है सम्मेलन में भारतीय शिक्षा के पुनर्गठन एवं सुधार से संबंधित विचार किया गया है। ठीक है, और ये जो है इन्होंने बताया था मातृभाषा को पढ़ाई का माध्यम बताया था। मातृभाषा को पढ़ाई का माध्यम, मातृभाषा को पढ़ाई का माध्यम। ओके, तो हमने ये देख लिया शिमला शिक्षा सम्मेलन, इतना ही था। याद रखिएगा, नोट कर लीजिएगा। फिर हम देखते हैं कि विश्वविद्यालय आयोग जो है 1902 में आया था। ओके, तो विश्वविद्यालय आयोग जो है 1902 में आया था। तो भारतीय विश्वविद्यालय में सुधार की दृष्टि से, ठीक है, इसकी आलोचना के बाद शिमला शिक्षा सम्मेलन जो हुई थी, इसकी आलोचना के बाद भारतीय विश्वविद्यालय में सुधार की दृष्टि से कर्जन ने किसकी? थॉमस रैले की अध्यक्षता में। ओके, थॉमस रैले की अध्यक्षता में 27 फरवरी सन 1902 में, ठीक है, 27 फरवरी 1902 में विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया। ओके, याद रखिएगा, शिमला शिक्षा सम्मेलन की आलोचना के बाद भारतीय विश्वविद्यालय में सुधार की दृष्टि से लॉर्ड कर्जन ने, ठीक है, कर्जन ने थॉमस रैले की अध्यक्षता में 27 फरवरी 1902 को विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया। ओके, फिर इन्होंने सुझाव दिया कि रैले ने सुझाव दिया कि सीनेट के सदस्यों की संख्या कम से कम रखी जाए, कार्यकाल इनका 5 वर्ष ही रखा जाए। और उन्होंने कहा कि मैट्रिक शिक्षा का स्तर जो है ऊंचा कर दिया जाए और इंटर के बाद बीए को 3 साल का कर दिया जाए। तो ये हो गया विश्वविद्यालय आयोग 1902 का। उसके बाद आता है जो है रैले आयोग की ज़्यादातर सिफारिशों को इन्होंने मान लिया, कर्जन ने। ठीक है, कर्जन ने मान लिया। इसके बाद 1904 में इन्होंने विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया। इसमें कहा गया कि विश्वविद्यालय में जो है सीनेट के सदस्यों की संख्या घटा दी जाए, ये सिफारिश थी। कम से कम 50 कर दी जाए और ज़्यादा से ज़्यादा 100 रखी जाए। ओके, और इनका कार्यकाल 5 वर्ष ही रखा जाए। ओके, तो हमने देखा सीनेट के सदस्यों की संख्या इसमें क्या थी? घटा दी जाए, मिनिमम 50 रखी जाए, मैक्सिमम 100 रखी जाए, कार्यकाल 5 वर्ष का होना चाहिए। ओके, अब फिर हम देखते हैं कि इन्होंने क्या किया कि कलकत्ता, चेन्नई, मद्रास में सीनेट के सदस्यों की संख्या इन्होंने कहा कि कम से कम 20 रखी जाए। ठीक है, कलकत्ता, चेन्नई और मद्रास विश्वविद्यालयों में सीनेट के सदस्यों की संख्या कम से कम 20 रखी जाए, और जबकि अन्य विद्यालयों में 15 रखी जाए। ओके, अन्य विद्यालयों में 15 होनी चाहिए। ओके, फिर इन्होंने कहा कि महाविद्यालय का जो है नियम कठोर बना दिया जाए और निगरानी का कार्य सिंडिकेट के हाथों में दे दिया जाए। एक बार और देख लेते हैं। विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 लॉर्ड कर्जन रैले की सारी सुझाव को मानते हुए इन्होंने किया। सीनेट के सदस्यों की संख्या घटा के मिनिमम 50, मैक्सिमम 100 और कार्यकाल 5 वर्ष किया। कलकत्ता, चेन्नई और मद्रास में सीनेट के सदस्यों की संख्या कम से कम 20 रखी और अन्य में 15।
महाविद्यालय के नियम कठोर बना दिए जाए, निगरानी का कार्य सिंडिकेट को दिया जाए। ओके, तो ये चीज़ें हो गई। फिर कर्जन जो है इस सब के अलावा विश्वविद्यालय शिक्षा सम्मेलन, विश्वविद्यालय आयोग और अधिनियम के अलावा इन्होंने एक शिक्षा नीति भी ये लाए थे। 11 मार्च 1904 को इन्होंने एक शिक्षा नीति भी लाई थी। 11 मार्च 1904 में इन्होंने एक शिक्षा नीति भी लाई थी, याद रखिएगा। ओके, और कर्जन को जो है, कर्जन को केंद्रीय शिक्षा विभाग का जनक माना जाता है कि इन्होंने ही स्थापना की थी। माना जाता है केंद्रीय शिक्षा विभाग की स्थापना कर्जन ने की थी। ओके, किसने की थी? कर्जन ने। ओके, तो ये हो गया पूरा कर्जन का जो था शिक्षा, ये जो कर्जन आया था 1899 के बाद, वो सारी उसकी चीज़ें होंगी। उन्होंने शिमला शिक्षा सम्मेलन किया, विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया, विश्वविद्यालय अधिनियम का बनाया और कर्जन की शिक्षा नीति जो है आई। तो ये सब चीज़ें कर्जन की हमने जान ली। उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में कार्य अच्छा किया था, लेकिन उन्होंने क्या कहा था, वैसे तो कार्य इन्होंने बहुत अच्छा किया, अच्छे अधिकार दिए विश्वविद्यालयों को, लेकिन इतने अधिकार, इतने नियमों को देने के बाद इन्होंने सिर्फ ये कह दिया कि जितने भी अधिकार विश्वविद्यालयों को दिए गए हैं, जितने भी नियम बनाए गए हैं, उन्हें सरकार चाहे तो कभी भी अमान्य कर सकती है। ओके, सब कुछ करने के बाद इन्होंने कहा कि अगर चाहे सरकार तो अमान्य कर सकती है, इसलिए थोड़ा इनका अधिकार जो था, पूरा मामला बिगड़ गया था इनका। ओके, तो हम अब आते हैं अपने आगे टॉपिक पे। अब हम देखते हैं गोखले विधेयक। ओके, गोखले विधेयक आया था 1911 में। ओके, 1911 में, इसमें इतना ही इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग। ओके, कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग जो है 14 सितंबर 1917 को आया था। 14 सितंबर 1917 को आया था। इसका अन्य नाम है सैंडलर आयोग। ये पूछा जाता है, सन पूछा जाता है, सैंडलर आयोग। ओके, याद रखिएगा, सैंडलर आयोग 1917 में आया था। ओके, इसकी कुल अवधि वैसे 1917 से 19 मानी जाती है, लिख देते हैं 1917 से 19 मानी जाती है। गठन 14 सितंबर 1917 में हुआ। अन्य नाम क्या था? सैंडलर आयोग। बस इतना ही आपको याद रखना है। उच्च शिक्षा पर जोर दिया गया था, बस। ओके, उच्च शिक्षा पर जोर दिया गया था। ज़्यादा चीज़ें हम नहीं पढ़ते हैं, जो ज़रूरी है वही पढ़ेंगे। फिर आता है हर्टांग समिति, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ओके, इसका गठन हुआ था 1929 में। ठीक है, 1929 में। अगर बात की जाए इसकी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की गई थी, तो सितंबर 1929 में, ये याद रखिएगा, सितंबर 1929 में। और इसके अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष थे इसके फिलिप हर्टाग। ओके, फिलिप, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, हर्टाग। ओके, इन्होंने कहा था कि प्राथमिक शिक्षा को जो है 4 वर्ष की कर दिया जाए। ओके, प्राथमिक शिक्षा जो है 4 वर्ष तक कर दी जाए और कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या कम से कम रखी जाए। इन्होंने अपव्यय एवं अवरोधन पर नियंत्रण की बात की थी। अपव्यय अवरोधन सुपर टेट में पूछा गया क्वेश्चन है। अपव्यय एवं अवरोधन सीधे सीधे क्वेश्चन पूछा गया। अपव्यय एवं अवरोधन पर नियंत्रण की बात किसने की थी? हर्टाग समिति ने। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिए, अपव्यय एवं अवरोधन की। ठीक है, और इन्होंने शिक्षक के वेतन एवं शर्तों के सुधार के बारे में बात की थी। तो हर्टाग समिति में बस आपको इतना ही याद रखना है। गठन कब हुआ, अध्यक्ष कौन थे, अपव्यय एवं अवरोधन की बात की गई थी, बस, और कुछ नहीं। ओके, फिर हम आते हैं बेसिक शिक्षा प्रणाली। ठीक है, बेसिक शिक्षा प्रणाली प्रतिपादक कौन थे? गांधी जी थे। गांधी जी थे, महात्मा गांधी। और इसका अन्य नाम क्या है? अन्य नाम हम देख लेते हैं। अन्य नाम है इसका बुनियादी शिक्षा। बुनियादी शिक्षा, बुनियादी शिक्षा, हमने बेसिक शिक्षा जान ही लिया। उसके बाद एक नाम इसका और था आधारभूत शिक्षा। आधारभूत शिक्षा और वर्धा योजना। ओके, वर्धा योजना। अब हम देखते हैं वर्धा योजना क्यों कहा जाता है। ठीक है, वर्धा योजना। ओके, अब बात करें तो ये आई कब थी? 1937 में। 1937 में, याद रखिएगा। तो हम देखते हैं प्रतिपादक गांधी जी थे। अन्य नाम क्या था? बुनियादी शिक्षा, आधारभूत शिक्षा और वर्धा शिक्षा। ठीक है, हमने योजना लिख दिया, शिक्षा रहेगा यहाँ पे, वर्धा शिक्षा। ओके, अब बात करते हैं क्या हुआ था। गांधी जी ने जो है एक सम्मेलन हुआ था, वर्धा सम्मेलन हुआ था। ये मारवाड़ी सभा में सम्मेलन हुआ था, जिसमें क्या है इस 22 या 23 अक्टूबर को 1937 में हुआ था। तो गांधी जी ने भी तो क्या हुआ था, इसीलिए इसका वर्धा, उस समय जो वर्धा सम्मेलन चल रहा था उसी समय इन्होंने बेसिक शिक्षा प्रणाली ली, इसलिए वर्धा योजना, इसका वर्धा शिक्षा बोलते हैं। और गांधी जी का जो है विचार प्रस्तुत, गांधी जी ने जब अपने विचार प्रस्तुत किए उसके बाद
जामिया मिलिया विश्वविद्यालय के प्राचार्य जो जाकिर हुसैन ने थे, उन्होंने 1937 और 38 में इस योजना पर रिपोर्ट तैयार की। अगर पूछा जाए कि रिपोर्ट किसने तैयार की इस योजना पर, तो जाकिर हुसैन ने। ओके, फिर अब हम आते हैं सीधे सीधे सुझाव पे। इन्होंने सुझाव दिया था कि प्राथमिक शिक्षा जो है 7 से 14 वर्ष की रखी जाए। शिक्षा इन्होंने कहा मातृभाषा में दी जाए। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की बात की। हस्तकौशल पे विशेष जोर दिया इन्होंने। ओके, बस इतना ही है। हस्तकौशल पूछा जा सकता है, आपका मातृभाषा भी पूछा जा सकता है। सिद्धांत क्या था इनका कि निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का सिद्धांत, सर्वांगीण शिक्षा का सिद्धांत, आत्मनिर्भरता, सत्य, अहिंसा और सर्वोदय का सिद्धांत। इन्होंने कहा था वास्तविक जीवन से जोड़कर शिक्षा दी जाए, उसका सिद्धांत, और शिक्षा मातृभाषा में होनी चाहिए। बस ये तो आप जानते ही हैं। एक इन्होंने स्टेटमेंट दिया था, ये इंपॉर्टेंट है, स्टेटमेंट याद रखिएगा। गांधी जी का स्टेटमेंट क्या था? स्टेटमेंट ये था कि शिक्षा से मेरा तात्पर्य बालक एवं मनुष्य के शरीर, मन और आत्मा के सर्वांगीण विकास से। इन्होंने सर्वांगीण विकास की बात की थी, किसके? शरीर, मन और आत्मा के। ओके, बस ज़्यादा कुछ नहीं है। पाठ्यचर्या देख लीजिए। इनकी पाठ्यचर्या की अगर कहें तो कुल अवधि थी, इनके पाठ्यचर्या की कुल अवधि थी 5 घंटे 30 मिनट। ठीक है, इनकी अगर पाठ्यचर्या की बात करें तो कुल अवधि थी पढ़ाने की 5 घंटे 30 मिनट। ओके, तो इन्होंने अलग अलग डिवाइड किया, तो सबसे ज़्यादा इन्होंने हस्तकौशल को समय दिया था 3 घंटा 20 मिनट। ठीक है, और बाकी अपने हिसाब से यही पूछा जाएगा तो यही पूछा जाएगा, बाकी सबका नहीं पूछा जाएगा। तो पाठ्यचर्या में इनका कौन कौन सा? हस्तकौशल एवं उद्योग आ गया था, मातृभाषा आई थी, सामाजिक विज्ञान और सामान्य विज्ञान और सामाजिक विषय और हिंदी, ये चीज़ें आई थी। अगर पूछा जाए पाठ्यचर्या के कुल इनका समय क्या था, तो 5 घंटा 30 मिनट, और सबसे ज़्यादा इन्होंने हस्तकौशल पर अपना समय दिया था 3 घंटा 20 मिनट का। बस इतना ही था, सबका नहीं पूछेगा। तो हमने ये देख लिया बेसिक शिक्षा प्रणाली। अब हम देखते हैं आगे। तो अब हम देखते हैं विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग। ओके, तो विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग जो है, इसको हम एक नाम से और जानते हैं, जिसको कहते हैं राधा कृष्णन आयोग। ओके, तो हम यहाँ लिखते हैं राधा कृष्णन आयोग, राधा कृष्णन आयोग। ओके, विश्वविद्यालय आयोग को हम राधा कृष्णन आयोग भी कहते हैं, ये याद रखिएगा। और इसका गठन कब हुआ था? इसका गठन हुआ था 1948 में। ओके, इसका गठन 1948 में हुआ था और रिपोर्ट सौंपी गई थी 25 अगस्त 1949 को। 25 अगस्त 1949 को रिपोर्ट सौंपी गई थी। इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राधाकृष्णन। ओके, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। ओके, तो हमने ये देख लिया कि इसको विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग को हम राधा कृष्णन आयोग कहते हैं। गठन 1948 में है और रिपोर्ट 25 अगस्त 1949 को आई थी। अध्यक्ष थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ओके, और इन्होंने क्या कहा था? इन्होंने सबसे पहले ये कहा था कि उच्च शिक्षा जो है उसमें सुधार किया जाए। मुख्य क्षेत्र इनका उच्च शिक्षा ही था, उसमें सुधार की बात की थी। सुझाव दिया था कि शिक्षा को समवर्ती सूची में ले आया जाए। ओके, और कुछ चीज़ें जो हम ओरली बता देना, जो हमने लिखा नहीं है, जो इंपॉर्टेंट था वो हमने लिख दिया है। इन्होंने कहा था कि शिक्षा को समवर्ती सूची में शामिल किया जाए, उच्च शिक्षा पर विशेष जोर दिया था। ओके, और इन्होंने कहा था कि जो विश्वविद्यालय अनुदान समिति है उसकी जगह विश्वविद्यालय अनुदान खोला जाए। ओके, इन्होंने क्या कहा था कि जो विश्वविद्यालय अनुदान समिति है उसकी जगह विश्वविद्यालय अनुदान आयोग बनाया जाए। तो ये चीज़ें इन्होंने कहा था। इन्होंने उच्च शिक्षा को 3 भागों में बांटा था। ओके, स्नातक, परास्नातक और शोध अध्ययन में। ठीक है, इन्होंने स्नातक को 3 वर्ष बताया था और परास्नातक को 2 वर्ष बताया था और शोध अध्ययन को 2 वर्ष का बताया था। ओके, तो सब चीज़ें इन्होंने शिक्षा के भी 3 वर्ग बांटे थे, जैसे कला विज्ञान और व्यावसायिक शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, ये सारी चीज़ें दी जाएँ। तो ये सब था। इन्होंने भी राष्ट्रभाषा पर, क्षेत्रीय भाषा पर जोर दिया था। तो हमने देखा बस इतना ही जो आता है वही इंपॉर्टेंट है, बाकी सबने एक ही तरह की चीज़ें बताई थी। तो विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग ये हो गया, हम राधा कृष्णन आयोग कहते हैं। फिर आता है माध्यमिक शिक्षा आयोग। ओके, जिसको हम क्या बोलते हैं? मुदालियर आयोग, या मुदालियर आयोग या माध्यमिक शिक्षा आयोग हम बोलते हैं, मुदालियर आयोग। ठीक है, तो मुदालियर आयोग जो है इसके अध्यक्ष कौन थे? लक्ष्मण स्वामी मुदालियर थे। ओके, लक्ष्मण स्वामी मुदालियर, लक्ष्मण स्वामी मुदालियर। ओके, और जो इसकी गठन की बात करें तो इसका गठन हुआ था 23 सितंबर 1952 को, 23 सितंबर 1952 को। ठीक है, अगर रिपोर्ट की बात करें तो इसकी रिपोर्ट आई थी 29 अगस्त 1953 को, 29 अगस्त 1953 को इसकी रिपोर्ट आई थी। ओके, तो हमने ये देखा। और इन्होंने उच्च शिक्षा पर विशेष जोर दिया था। ओके, तो हमने आपको बता ही दिया। और इन्होंने जो सब्जेक्ट बताए थे, इसने कहा था सीनियर बेसिक में 9 विषय होने चाहिए प्राइमरी में, और उच्च माध्यमिक में 7 विषय होने चाहिए। तो ये चीज़ें इन्होंने बताई थी। तो हमने क्या देखा कि अध्यक्ष इसके थे लक्ष्मण स्वामी मुदालियर।
ओके। मुदालियर आयोग को माध्यमिक शिक्षा आयोग भी कहते हैं। गठन 23 सितंबर 1952 को हुआ था। रिपोर्ट 29 अगस्त 1953 को आई थी। इन्होंने उच्च शिक्षा पर जोर दिया था और कहा था कि सीनियर जो है, सीनियर बेसिक में 9 विषय और उच्च माध्यमिक में 7 विषय होने चाहिए। और इनके कुछ सिद्धांत थे जो हम बता दे रहे हैं, आप ध्यान से सुनिएगा। समूह केंद्रीयता, विविधता और लचीलापन था, अनुभव की पूर्णता, सहसंबंध और अवकाश का सिद्धांत था। कोई इंपॉर्टेंट नहीं था, बस इसी में से चीज़ें पूछी जाती हैं। ओके, फिर हम आते हैं कोठारी आयोग पे। ओके, कोठारी आयोग को हम किस नाम से और जानते हैं? राष्ट्रीय शिक्षा आयोग। ओके, ये बदला हुआ नाम पूछता है, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग। ओके, अब बात करें कि इसका गठन कब होता है। तो गठन की बात करें तो इसका होता है 14 जुलाई 1964 को इसका गठन होता है। 14 जुलाई 1964 को इसका गठन होता है। इसके अध्यक्ष थे DS कोठारी, यानी दौलत सिंह कोठारी, DS कोठारी। ओके, और बात करें इसमें कुल सदस्य कितने थे? 16 सदस्य थे। ओके, 16 सदस्य और एक अध्यक्ष, ठीक है, यानी कि कुल मिला के 17 सदस्य थे। ओके, अगर रिपोर्ट की बात करें तो इसकी रिपोर्ट आई थी 29 जून 1966 को, इसीलिए 64 और 66 हम लिखते हैं, 1964-66 लिखते हैं इसका। ठीक है, कितना? 29 जून, सही से लिख देते हैं, 29 जून 1966 को। ओके, रिपोर्ट आई थी 29 जून 1966 को। कुल सदस्य 17 थे। अध्यक्ष DS कोठारी थे। गठन 14 जुलाई 1964 को हुआ था। राष्ट्रीय शिक्षा आयोग कहते हैं कोठारी आयोग को। ठीक है, तो हमने जाना। और फिर सुझाव इन्होंने दिया था, ध्यान से सुनिएगा। कक्षा 1 से 4 तक इन्होंने कहा था मातृभाषा व प्रादेशिक भाषा में शिक्षा दी जाए। कक्षा 1 से 4 तक इन्होंने कहा था कि मातृभाषा, ठीक है, इन्होंने कहा था कक्षा 1 से 4 तक मातृभाषा और प्रादेशिक भाषा में शिक्षा दी जाए। ओके, फिर उन्होंने कक्षा से 5 से 7 तक कहा था कि 2 भाषाएं पढ़ाई जाएं। कौन कौन सी 2 भाषाएं तो ली ही जाएं? मातृभाषा और क्षेत्रीय भाषा, साथ में हिंदी और अंग्रेजी भी ली जाए। ओके, मातृभाषा, क्षेत्रीय भाषा, ठीक है, और साथ में हिंदी और अंग्रेजी भी ली जाए। ठीक है, हिंदी और अंग्रेजी। ओके, फिर इन्होंने कक्षा 8 से 10 तक बात की थी कि 3 भाषाओं में शिक्षा की बात की थी। ओके, तो अब हम देख लेते हैं एक बार फिर से। कोठारी आयोग 1964-66 में आया था। गठन 14 जुलाई 1964 को हुआ। अध्यक्ष DS कोठारी थे। कुल सदस्य थे 17। रिपोर्ट आई थी 29 जून 1966 को। सुझाव दिया था कि कक्षा 1 से 4 तक मातृभाषा और प्रादेशिक भाषा में शिक्षा दी जाए। कक्षा 5 से 7 तक माध्यमिक भाषा, प्राथमिक भाषा, मातृभाषा और क्षेत्रीय भाषा, और और हिंदी अंग्रेजी। कक्षा 8 से 10 तक कहा था इन्होंने कि 3 भाषाओं में दी जाए। ठीक, मातृभाषा और जो भी है, ठीक है, त्रिभाषा। ओके, त्रिभाषा सूत्र की बात की थी। तो हमने ये देखा। फिर देखते हैं कोठारी आयोग में कुछ चीज़ें और थीं जिसे ध्यान से सुनिएगा, हमने लिखा नहीं है। इसमें इन्होंने ये कहा था कि केंद्र और राज्य सरकार अपने बजट का शिक्षा पर 6% का खर्च करे। सुझाव दिया था कि इन्होंने कहा था कि केंद्र और राज्य सरकार मिलकर शिक्षा पर जो है 6% खर्च करे। ओके, शिक्षा पर 6% खर्च करे। ओके, और इन्होंने कहा था कि राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा की जिम्मेदारी NCERT को दे दी जाए। ओके, इन्होंने क्या कहा था कि राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा की जिम्मेदारी जो है NCERT को दे दी जाए। NCERT को देने की बात कही थी। और कहा था इन्होंने कि प्राथमिक शिक्षा है वो स्थानीय निकाय में हो, कोई दिक्कत नहीं है। इन्होंने विज्ञान की शिक्षा पर भी जोर दिया था। ओके, और इन्होंने कहा था कि सभी जो है स्तरों पर महिला शिक्षक भी नियुक्ति किए जाएँ। अगर कोई विद्यालय खुल रहा है या शिक्षा के सभी स्तरों पर महिला शिक्षकों की नियुक्ति की जाए। इन्होंने महिला शिक्षकों की नियुक्ति की बात की थी, याद रखिएगा। शिक्षकों में महिला शिक्षकों की नियुक्ति की बात की थी। ठीक है, महिला शिक्षक की नियुक्ति के बारे में बात की थी, महिला शिक्षक की नियुक्ति। ओके, तो इन्होंने क्या की थी? महिला शिक्षक की नियुक्ति की बात की थी, याद रखिएगा। इन्होंने कहा था कि सभी सरकारी जो है शिक्षक को बीमा पेंशन दी जाए। ओके, और प्रत्येक राज्य में इन्होंने कहा था कि अध्यापक परिषद की स्थापना की जाए। अध्यापक शिक्षा परिषद की स्थापना प्रत्येक राज्य में की जाए। और इन्होंने कहा था कि बच्चे के घर से 1 किलोमीटर की दूरी पर, ठीक है, 1 किलोमीटर की दूरी पर कम से कम प्राइमरी स्कूल होना चाहिए और 3 किलोमीटर की दूरी पर एक उच्च प्राथमिक स्कूल होना चाहिए, कक्षा 6 से 8 वाला। ओके, ये याद रखिएगा कि 1 किलोमीटर की दूरी पर प्राथमिक स्कूल होना चाहिए और 3 किलोमीटर की दूरी पर उच्च प्राथमिक स्कूल होना चाहिए। ओके, इन्होंने शिक्षा में, माध्यमिक शिक्षा में रोजगार को बढ़ावा दिया था। ओके, इन्होंने कहा था कि माध्यमिक शिक्षा में बच्चों को रोजगार देने के लिए निम्न माध्यमिक स्तर पर 20% तथा उच्च माध्यमिक स्तर पर 50% छात्रों को व्यावसायिक शिक्षा दी जाए। तो ये सब चीज़ें थी जो हमने देखी। हम फिर से एक बार देख लेते हैं। पहले हमने देखा विश्वविद्यालय आयोग, जिसका नाम है राधाकृष्णन आयोग, इस नाम से जाना जाता है।
गठन 1948, 25 अगस्त 1949 को रिपोर्ट आई, अध्यक्ष थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ओके, फिर आता है माध्यमिक शिक्षा आयोग, जिसको मुदालियर आयोग कहते हैं, अध्यक्ष थे लक्ष्मण स्वामी मुदालियर। गठन 23 सितंबर 1952 को, रिपोर्ट आई 29 अगस्त 1953 को। ओके, फिर आता है कोठारी आयोग, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग जिसे कहते हैं, गठन हुआ 14 जुलाई 1964 को, अध्यक्ष थे DS कोठारी, कुल सदस्य थे 17, रिपोर्ट आई 29 जून 1966 को। ओके, तो अगर हम, ठीक है, हम ये सारी, अब आज हमने इतना ही कर लिया, अब इतना ही करेंगे आज, बाकी का कल करेंगे। और ये जब खत्म हो जाएंगी सारी रिपोर्ट समितियाँ, ये सारी चीज़ें, तो हम एक ही वीडियो में आपको सारे रिपोर्ट समितियाँ, उनके जो नाम है, उनका सन और मुख्य उद्देश्य क्या था जो पूछा जाता है, सब एक ही वीडियो में आपको बता देंगे। तो ये डिटेल में पढ़ लीजिए, फिर हम एक ही वीडियो में सारा कुछ निपटा देंगे। अभी आपका क्या बचा हुआ है, शिक्षा नीति बची है, NCF बचा है और RTE बचा है। ओके, तो वो सब चीज़ें कर लेंगे, उसके बाद हम एक ही सूची में कुल करके आपको बता देंगे। ओके, तो अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद, जय हिंद।